हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दिल जोरों से धड़क रहा था। कामनी नीचे नजर झुकाकर बैठी हुई थी। सामने बैठी सूरज की माँ निर्मला जी बोली, हमें लड़की पसंद है। सुधा जी आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बोलकर वो लोग जाने के लिए खड़े हो गए। कामनी की माँ सुधा जी ने हंसकर उन्हें विदा किया। उनके जाते ही कामनी बोली, कितनी देर से साड़ी पहनकर बैठी हूँ मम्मी इतनी गर्मी में। क्या यार मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी वादी। जब कोई ना कोई लड़का और उसकी माँ को घर बुलाते रहते हो। आपको तो मुझे प्रदर्शनी में लगा देना चाहिए ताकि मुझे अच्छा पति मिल जाए, कहकर कामनी साड़ी बदलने चली गई। कामनी कपड़े बदलकर अपनी नाइट ड्रेस पहनकर बैठ गई। सुधा जी कामनी के पिता संजीव जी से बोली, मुझे सूरज और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हो संजीव जी। संजीव जी बोले, सुधा जी मुझे भी घर परिवार और लड़का अच्छे लगे। अब कामनी पर सब कुछ है। पहले 6 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है, बस इस बार हाँ कह दे। कामिनी, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तुम अगर इसी तरह सभी रिश्तों को ना कहती रही तो वह वक्त दूर नहीं कि तुम कुंवारी रह जाओगी। कामिनी बोली, आप लोग अच्छे से जानते हो कि मैंने क्यों इतने लड़के रिजेक्ट किए। आज भी आप लोग दीदी की हालत देख ही रहे हो ना। उनकी सास हर बात में रोक टोक कर अपनी मर्जी का उन्हें कुछ भी नहीं करने देती। दीदी को आप लोगों ने इतना पढ़ाया लिखाया, मगर क्या फायदा हुआ। दीदी को जॉब तक छुड़वा दिया उनके ससुराल वालों ने। और तो और दीदी को मायके भी आने के लिए उनकी इजाजत मांगनी पड़ती है। नताशा दीदी की सास का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर मुझे सास नाम के प्राणी से ही नफरत होने लगी। कहीं मुझे भी दीदी जैसी सास मिल गई तो मेरा क्या होगा। दीदी तो सीधी है जो इतना एडजस्ट कर, लेकिन आप लोग तो जानते ही हो कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। सुधा जी बोली, तो जिंदगी भर यही सोचते रहना और शादी मत करना। एक उम्र के बाद जो रिश्ते आ रहे हैं यह भी नहीं आएंगे और बैठी रहना कुंवारी जिंदगी भर। अभी शादी की उम्र है, इसलिए सामने से रिश्ते आ रहे हैं। एक बार उम्र ढल गई तो कोई खास भी न डालेगा, कहकर सुधा जी रो पड़ी। माँ को रोता देख कामनी का दिल पिघल गया। वो बोली, मुझे भी सूरज और उसका परिवार अच्छा लगा माँ, मगर बस कुछ मत बोल, इस रिश्तों को हाँ कर दे। तेरी शादी देखने की बड़ी तमन्ना दिल में, और कहीं उससे पहले मुझे कुछ हो गया, सुधा जी ने कहा। कामना ने सुधा जी बात काटते हुए कहा, मम्मी ऐसी अशुभ शब्द क्यों बोलती हो, मरे तुम्हारे दुश्मन। और कामिनी ने माता पिता की खुशी के लिए इस रिश्ते को हाँ कर दी। सूरज और कामनी की फोन पर ढेरों बातें होने लगी। दोनों डेट पर भी साथ जाने लगे। सूरज तो कामनी को पसंद आ गया था, मगर सास के लिए उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन कामिनी सूरज से बोली, सूरज मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ ताकि शादी से पहले मैं उन्हें भी समझ पाऊँ। सूरज बोला, कामनी माँ तो सबकी एक जैसी होती, मेरी माँ भी बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है, हंसमुख और मिलनसार। माँ से मिलकर क्या बात करना चाहती हो। कामनी बोली, सूरज मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ कि वे अपनी बहू के बारे में क्या अपेक्षा रखती हैं, ताकि कल के दिन मुझे उनके साथ सामंजस्य बैठाने में आ सके, क्योंकि मुझे कल को उनके साथ ही रहना है ना। सूरज ने कामनी को अपनी माँ का नंबर दे दिया और बोला, यह लो मम्मी का मोबाइल नंबर और तुम उनसे किसी भी वक्त बात कर सकती हो। कामनी ने जब आकर अपनी माँ सुधा को बताया कि वो अपनी सासू माँ से मिलकर शादी से पहले ही सारी बातें क्लियर कर देगी ताकि उसकी हालत शादी के बाद उसकी नताशा दीदी जैसी न हो। यह सुनते ही सुधा जी भड़कते हुए बोली, ये लड़की मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों के बाद इसे एक लड़का पसंद आया। इतना अच्छा रिश्ता अपने ही हाथ से खोने चली है। भला कोई लड़की शादी के पहले अपनी ही सासू माँ से सवाल करे तो क्या सासू माँ ऐसा रिश्ता बरकरार रखना चाहेंगे। निर्मला जी हमारे बारे में क्या सोचेंगी। क्या यही संस्कार दिए हमने अपनी बेटी को। शादी से पहले अगर कोई लड़की अपनी सास से अपनी आजादी के बारे में सवाल पूछेगी तो कौन सास उस बहू को स्वीकार करेगी। कामनी फिर अपनी बात पर अटल रही और उसने अपनी बड़ी बहन नताशा को फोन करके सब बताया। नताशा फोन रखकर अपने अतीत के गलियारे में खो गई। नताशा और धीरज का जब रिश्ता तय हुआ तो कितनी खुश थी नताशा शादी के पहले जॉब करती थी। उसने जब धीरज से कहा कि वह शादी के बाद भी इसी तरह जॉब करती रहेगी तो धीरज ने भी उसे सांत्वना देते हुए कहा था, उसके घर में बहुओं को जॉब करने की छूट तो नहीं, मगर वो अपनी माँ को मना लेगा। शादी के बाद नताशा की सास कावेरी जी ने सबसे पहली चीज नताशा की छुड़ाई थी वह उसकी नौकरी। धीरज की भी अपनी माँ के आगे एक ना चली। कावेरी जी बोली, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती और जब तुम नौकरी पर जाओगे तो घर का काम कौन करेगा। हमारा परिवार भी नामी परिवारों में से एक है। अगर यहाँ की बहुएं नौकरी करने लगेंगी तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। नताशा को घर में पूरे दिन साड़ी में रहना पड़ता क्योंकि कावेरी जी को बहू का सलवार सूट ना पहनना गंवारा नहीं था।
पूरे दिन नताशा साड़ी में रहती, भले ही बाहर कितनी गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो। उसे बहुत मन करता कि वो कॉटन के सलवार सूट पहने ताकि गर्मी में उसे रसोई में काम करने में दिक्कत ना आए। मगर सासू माँ के सामने जब भी वह कुछ बोलने जाती तब सासू माँ उसे चुप करा देती और कहती, बहू अचानक से कोई मेहमान आ गया और तुम्हें सलवार सूट में देखा है तो हमारी नाक कट जाएगी। एक एक करके नताशा की सारी इच्छाएं सासू माँ के अरमानों तले दबकर रह गईं। कावेरी जी नताशा के सुबह 6 बजे के उठने पर भी गुस्सा हो जाती और कहती थी, बहू सुबह 5 बजे उठ जाया करो, फिर नहा धोकर रसोई संभाला करो। तुम्हारे देरी से उठने की वजह से सारे कामों में देरी हो जाती। वैसे भी 6 बजे उठकर भी सारा काम नताशा को अकेले ही करना होता। फिर भी पता नहीं कावेरी जी को नताशा के 6 बजे उठने में क्या दिक्कत थी। कावेरी जी नताशा के मायके वालों से भी हमेशा चिड़ी रहती थी, जिस वजह से नताशा के घर उसके मायके वालों को आना जाना भी ना के बराबर हो गया। कामिनी को अपनी दीदी नताशा की सास पर बड़ा गुस्सा आता था और वह कहती थी, दीदी आप अपनी सास से कुछ कहती क्यों नहीं? उन्होंने आप पर कुछ ज्यादा ही रोक टोक लगा के रखी। क्या बहुओं की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? इस तरह तो जेल में कैदी को भी नहीं रखा जाता जिस तरह आपकी सास आपको रखती है। नताशा कहती, मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मगर मेरी सासू माँ टस से मस ना हुई। उन्हें बहू की भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं। यही सब कहते कहते एक दिन वह भी आ गया जब नताशा ने घर वालों को अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी दी। फिर भी कावेरी जी ने नताशा की इन दिनों में कोई फिक्र नहीं की। नताशा जैसे पहले काम करती थी वैसे ही इन दिनों में भी काम करती रही। नताशा, ओ नताशा, तुमने अब तक चाय नहीं बनाई? कावेरी जी की आवाज से नताशा की तंद्रा टूटी और वह चाय बनाने रसोई में चली गई। चाय बनाकर नताशा कावेरी जी से बोली, मुझे आज जल्दी मार्केट जाना है मम्मी जी, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे काम हैं। प्रेस वाले भैया की दुकान पर जाकर हिसाब भी करना है, दूध और फल वाले भैया को भी महीने के पैसे देने, और मेरी साड़ी जो फॉल लगवाने दी वह भी मार्केट से लानी है। मुझे आने में जरा देर हो जाएगी, इसलिए मुन्ने को भी साथ ले जाती, वरना यहाँ वो आपको परेशान करेगा। कावेरी जी ने भी हामी भर दी। नताशा ने जल्दी से ऑटो लिया और अपने माँ के घर आ गई। अपने मायके जाकर अपनी माँ सुधा जी से बोली, मम्मी कामिनी को अपनी सास से बात करने दो, वरना कल के दिन कहीं उसके भी हाल मेरे जैसा ना हो जाए। धीरज ने भी मुझसे शादी से पहले यही कहा था कि वह शादी के बाद सब संभाल लेगा, मुझे मेरी इच्छाओं को नहीं मारना पड़ेगा, मगर उसके विपरीत मेरे साथ सब कुछ उल्टा हुआ। कामिनी वैसे भी मेरी यह हालत देखकर डरी हुई। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का भी हाल शादी के बाद मेरे जैसा हो। सुधा ने भी बड़ी बेटी की बात मान ली और बोली, शायद मैं ही गलत कह रही थी। शादी के बाद कोई रिश्ता बोझ न बन जाए, उससे पहले उस रिश्ते को मुक्त कर देना चाहिए, वरना वह बोझ पूरी उम्र ढोना पड़ता है। कामिनी नताशा के गले लगकर बोली, दीदी आप भी इतने सालों से अपने परिवार वालों के हिसाब से चलती आई, अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कीजिए, क्योंकि अपनी खुशियों की चाबी अपने ही हाथ में होती। नताशा को कामिनी की बात बिल्कुल सही लगी और वह बोली, आज तो अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ कामिनी, फिर मैं भी अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ दूंगी। कामिनी की बातों से नताशा को भी हौसला मिला था। कामिनी ने भी अपनी सास निर्मला जी को फोन किया और बोली, मम्मी जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। निर्मला जी ने कामिनी को अपने घर बुला लिया और बोली, बहू तुम शादी से पहले भी अपने ससुराल आ जा सकती, इसलिए यहीं चली आओ। कामिनी अपने होने वाले ससुराल पहुंची तो निर्मला जी ने उनसे प्यार से अपने पास सोफे पे बिठा लिया और बोली, कहो बहू क्या कहना चाहती हो? कामिनी बोली, मम्मी जी मैं तो सिर्फ यही जानना चाहती कि शादी के बाद आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं? निर्मला जी बोली, बहू मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहुओं को नौकरानी समझती। मैं तो अपनी बहू के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहती हूँ ताकि मेरी बहू को कभी उसके मायके की याद ना आए। मैं चाहती हूँ तुम जिस तरह अपने मायके में कपड़े पहनती उसी तरह अपने ससुराल में भी पहनो। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम हमेशा साड़ी पहन के रखो, हाँ मगर जब मेहमान आए तब तुम सलवार सूट पहनो। तुम अपने नौकरी भी बरकरार रखो, मेरे बेटे से कदम मिलाकर चलो, मगर बड़ों की इज्जत करना कभी मत भूलो। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम सुबह 6 बजकर उठकर रसोई संभालो, हाँ मगर अपने काम के प्रति सजग रहो। मेरी बस बहू से मेरी यही अपेक्षाएं। कामिनी को अपनी सास निर्मला जी की बातें बहुत पसंद आई और वह उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, मम्मी जी आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, अब मैं खुशी से वापस घर जा पाऊंगी। निर्मला जी बहू के सर पे हाथ रखते हुए बोली, हाँ बहू मुझे बीच बीच में घुमाना और मूवी दिखाना मत भूलना। और दोनों सास बहू हंस पड़ी। कामिनी ने घर जाकर जब अपनी माँ और बहन को सारी बातें बताई तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। थोड़े महीनों में कामिनी ससुराल में बहू बनकर आ। दिल में डर हाथों में कंपन ले कामिनी पहले दिन रसोई में पहुंची और निर्मला जी से बोली, मम्मी जी मैं चाय बना देती हूँ। निर्मला जी बोली, बिल्कुल नहीं। कामिनी का दिल डर के मारे थम सा गया। उतने में निर्मला जी बोली, आज मेरी बहू का पहला दिन है रसोई में, आटे का सीरा बना दो, बोलकर मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी सीरा बनाने में, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। यह सुनकर कामिनी की जान में जान आई।
2 दिन बाद निर्मला जी ने कामिनी से कहा तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहना करो बहू। कामिनी खुश हो गई और धीरे धीरे वह ससुराल में रचने बसने लगी। रोज जॉब पर से जब थक कर आती तब सासू माँ के हाथों का बना खाकर उसका दिल खुश हो जाता। अब वह समझ चुकी थी कि सब सासें एक जैसी नहीं होती। सूरज जैसा पति और निर्मला जैसी सास किस्मत से मिलते हैं। फोन पर कामिनी ने अपनी माँ से कहा। सुधा जी के मन में भी यही चिंता थी कि पहली बेटी नताशा तो अपनी जिंदगी में सुखी नहीं, कम से कम दूसरी बेटी तो खुश है। कामिनी की दीदी नताशा भी कामिनी को देखकर बहुत खुश थी। कामिनी के मायके में गणपति को घर लाने पर सत्यनारायण की पूजा रखी गई थी, जिसमें कामिनी और नताशा के ससुराल वाले भी आए थे। नताशा की सास वहां भी मुंह चढ़ाए बैठी थी और कामिनी की सास उत्साहपूर्वक कामिनी के मायके वालों को काम में हाथ बटा रही थी। दोनों की सासों में जमीन आसमान का फर्क था। कामिनी को अपनी सास पे गर्व था, वहीं नताशा को अपनी सास पे अफसोस। नताशा घर जाकर धीरज से बोली, मुन्ना अब बड़ा हो गया, मैं वापस नौकरी करना चाहती हूँ। इस बार धीरज ने नताशा का साथ दिया और अपनी माँ कावेरी जी की इच्छा के विपरीत जाकर नताशा को नौकरी करने की इजाजत दे दी। मुन्ने के लिए एक मेड जो सास कावेरी जी की नजरों के सामने मुन्ने को पूरे दिन संभालती। नताशा ने भी अपनी खुशियों की चाबी ढूंढना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.